उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। आंकड़ा संग्रह क्या है, इसके बारे में समझने में, आंकड़ा संग्रह का अर्थ और उद्देश्य समझने में, चर और आंकड़ों के बारे में जानने में, आंकड़ा के प्रकारों के बारे में जानने में, आंकड़े संग्रहित करने के विभिन्न तरीके जानने में, भारत की जनगणना और एनएसएसओ के बारे में जानने में। आंकड़ा संग्रह का अर्थ और उद्देश्य। हम जानते हैं कि आंकड़ा संग्रह का उद्देश्य समस्या के समाधान के मजबूत और स्पष्ट साक्ष्य तक पहुंचने के लिए साक्ष्य पता लगाना है। अर्थशास्त्र में हम आमतौर पर इस तरह के कथन सुनते हैं कि कई उतार चढ़ावों के बाद खाद्यान्न का उत्पादन 1971 में 90 मिलियन टन से बढ़कर 1979 में 102 मिलियन टन हो गया। इसके बाद खाद्यान्न का उत्पादन लगातार बढ़ते हुए 2016 में 230 मिलियन टन हो गया और अंततः 2017 में 350 मिलियन टन पहुंच गया। अब हमें दिए गए कथन से जो बात पता चली है वो ये कि समय के साथ खाद्यान्न उत्पादन में परिवर्तन होता है। ये वर्ष दर वर्ष और फसल से फसल अलग अलग होता है। चर क्या है? चर वे मूल्य हैं जो बदलते रहते हैं। इन्हें x, y या z अक्ष द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रत्येक चर का मूल्य एक प्रेक्षण होता है। उपर्युक्त उदाहरण में वर्षों को चर x के रूप में लिया जा सकता है और खाद्यान्न के उत्पादन को चर y के रूप में लिया जा सकता है। आंकड़े क्या हैं? आंकड़े वे मूल्य हैं जो इन चरों के होते हैं। ये वो साधन है जो जानकारी प्रदान करके समस्याओं को समझने में सहायता करता है। आंकड़ों के प्रकार। आंकड़ों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े क्या हैं? सर्वेक्षण के माध्यम से शोधकर्ता द्वारा संग्रहीत आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। मान लीजिए कि आप छात्रों के बीच एक विशेष शक्तिशाली व्यवसाय की लोकप्रियता के बारे में जानना चाहते हैं। तो आपको छात्रों के बड़े समूह पर सर्वेक्षण करना होगा। फिर आपको जो आंकड़े मिलते हैं वे प्राथमिक आंकड़े होते हैं। द्वितीयक आंकड़े क्या हैं? जिन आंकड़ों को किसी अन्य एजेंसी द्वारा संसाधित और संवीक्षित किया जाता है उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। ऐसे आंकड़े हम अर्थशास्त्रियों द्वारा लिखे गए। हम आंकड़े कैसे संग्रहीत करते हैं? आंकड़े कैसे संग्रहीत करें? लोगों के एक बड़े समूह से किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष चीज के बारे में सवाल पूछकर सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़े संग्रहीत किए जाते हैं। सर्वेक्षण का उद्देश्य उस व्यक्ति या उत्पाद के बारे में कुछ गुणों का वर्णन करना है जिसके लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। ये व्यक्तियों या उत्पादों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की एक विधि है। साधन की तैयारी। सर्वेक्षण में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन प्रश्नावली है, जिसे शोधकर्ता द्वारा या उत्तरदाताओं द्वारा भरा जा सकता है। हमें प्रश्नों को तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। प्रश्नावली समझने में आसान होनी चाहिए और इसमें कठिन शब्द नहीं होने चाहिए। प्रश्नावली पढ़ने में सुविधाजनक होनी चाहिए।
प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से आरंभ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़नी चाहिए। प्रश्न यथातथ्य और स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न दोहरी नकारात्मकता वाले नहीं होने चाहिए। प्रश्न संकेतक प्रश्न नहीं होने चाहिए जिनसे उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए सूत्र मिले। प्रश्न से उत्तर के विकल्प का संकेत नहीं मिलना चाहिए। परिमितोत्तर प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न या द्विविध प्रश्न हो सकते हैं। मुक्तोत्तर प्रश्न अधिक व्यक्तिगत उत्तर देने में सहायता करते हैं। आंकड़ा संग्रह की विधि 1। आंकड़ा संग्रह की 3 विधियां हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार, डाक द्वारा प्रश्नावली या सर्वेक्षण भेजना, टेलीफोन साक्षात्कार। आइए हम एक एक करके इनकी चर्चा करें। व्यक्तिगत साक्षात्कार। इस विधि का उपयोग तब होता है जब जांचकर्ता उत्तरदाताओं के आमने सामने साक्षात्कार करता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार के गुण। व्यक्तिगत साक्षात्कार के कुछ गुण इस प्रकार हैं। उत्तरदाता और साक्षात्कारकर्ता के बीच व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया जा सकता है। साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाताओं के प्रश्नों का अध्ययन कर सकता है और उत्तर दे सकता है। गलतफहमी और अपनिर्वचन से बचा जा सकता है। साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाताओं के उत्तर पर निगाह रख सकता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार के अवगुण। ये महंगा होता है क्योंकि इसके लिए प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ताओं की आवश्यकता होती है। सर्वेक्षण पूरा करने में समय लगता है। शोधकर्ता की उपस्थिति के कारण उत्तरदाता अपनी सोच व्यक्त करने में संकोच महसूस करते हैं। डाक द्वारा प्रश्नावली या सर्वेक्षण भेजना। इस विधि में आंकड़े डाक के माध्यम से संग्रहित किए जाते हैं। डाक द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्रश्नावली भेजी जाती है और इसे पूरा करने के बाद वापस भेजने का अनुरोध किया जाता है। डाक द्वारा सर्वेक्षण के लाभ। ये कम खर्चीला होता है। ये सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच प्रदान करता है। ये साक्षात्कारकर्ता को उत्तरदाता को प्रभावित करने की अनुमति नहीं देता है। इन दिनों व्हाट्सएप ऑनलाइन सर्वेक्षणों के लिए लोकप्रिय है। डाक द्वारा सर्वेक्षण के नुकसान। संदेहों को स्पष्ट करने के लिए सहायता प्रदान करने का कम अवसर। आंकड़ा संग्रह की विधि 2। टेलीफोन साक्षात्कार। टेलीफोन साक्षात्कार में जांचकर्ता फोन पर उत्तरदाता से प्रश्न पूछता है। टेलीफोन साक्षात्कार के लाभ। आंकड़ा संग्रह की अन्य विधियों की तुलना में टेलीफोन साक्षात्कार सस्ता होता है। इसमें समय कम लगता है। टेलीफोन साक्षात्कार शोधकर्ता को उत्तरदाताओं की उनकी शंकाओं को स्पष्ट करके सहायता करने की अनुमति देते हैं। जहां उत्तरदाता व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अनिच्छुक होते हैं, ये उपयोगी होता है। टेलीफोन साक्षात्कार के नुकसान। कई बार लोगों तक पहुंचना मुश्किल होता है क्योंकि हर किसी के पास टेलीफोन नहीं है। सीमित उपयोग। प्रतिक्रियाओं को नहीं देखा जा सकता है। उत्तरदाताओं के प्रभावित होने की संभावना। प्रायोगिक सर्वेक्षण। इसे प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा भी कहा जाता है। ये प्रश्नावली का परीक्षण करने के लिए लोगों के छोटे समूह के साथ एक तरह का प्रयोग है। प्रायोगिक सर्वेक्षण के लाभ। ये सर्वेक्षण के बारे में
प्रारंभिक विचार प्रदान करता है। ये प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा में सहायता करता है। ये वास्तविक सर्वेक्षण में शामिल लागत, समय, स्पष्टता, गणनाकर्ताओं के प्रदर्शन का आकलन करने में भी सहायता करता है। जनगणना और प्रतिदर्श सर्वेक्षण। जनगणना वो सर्वेक्षण है जिसमें जनसंख्या के हर पहलू को शामिल किया जाता है। इसे पूर्ण गणना की विधि के रूप में भी जाना जाता है। जनगणना 10 वर्षों के लिए की जाती है। भारत की कुल जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए एजेंसियां भारत के ग्रामीण और साथ ही शहरी परिवारों की जानकारी एकत्र करती हैं। घर घर जाकर पूछताछ की जाती है। जन्म और मृत्यु दर, साक्षरता, रोजगार, जीवन प्रत्याशा आदि के आंकड़े जुटाए जाते हैं और भारत के महानिदेशक द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। भारत में आखिरी जनगणना 2011। जनसंख्या और प्रतिदर्श। जनसंख्या क्या है? सांख्यिकी में जनसंख्या का अर्थ अध्ययन के अंतर्गत मदों की समग्रता है। ये वो इकाइयां या मदें हैं जिनमें सर्वेक्षण के लिए आवश्यक विशेषताओं का निश्चित समूह है। प्रतिदर्श का चयन करने में पहला कदम उस जनसंख्या की पहचान करना है जिस पर सर्वेक्षण किया जाना है। जब जनसंख्या की पहचान हो जाती है तो शोधकर्ता जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए एक विधि का चयन करता है। यदि शोधकर्ता को पूरी जनसंख्या का सर्वेक्षण करना कठिन लगता है तो प्रतिनिधि प्रतिदर्श चुना जाता है। प्रतिदर्श क्या है? प्रतिदर्श जनसंख्या के एक समूह या विशेष खंड को संदर्भित करता है जहां से जानकारी जुटाई जानी होती है। आमतौर पर अच्छा प्रतिदर्श जनसंख्या की तुलना में छोटा होता है और कम लागत और कम समय में जनसंख्या के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी विशेष क्षेत्र के लोगों की औसत आयु का अध्ययन करना चाहते हैं, तो लोगों की औसत आयु ज्ञात करने के लिए हमें उस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति की आयु पता लगानी होगी, उन्हें जोड़ना होगा और व्यक्तियों की संख्या को विभाजित करना होगा। इस पद्धति में भारी खर्च शामिल होता है। इसके स्थान पर हम उस क्षेत्र से कुछ व्यक्तियों के प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन करते हैं और उनकी आयु का पता लगाते हैं। व्यक्तियों के इस चयनित समूह की औसत आयु का उपयोग पूरे क्षेत्र के व्यक्तियों की औसत आयु का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। प्रतिदर्श सर्वेक्षण के लाभ। यथोचित विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। कम खर्च, कम समय, काम का आसान पर्यवेक्षण, विस्तृत जानकारी जुटाई जा सकती है। प्रतिचयन के प्रकार। प्रतिचयन के 2 मुख्य प्रकार हैं: यादृच्छिक प्रतिचयन, अयादृच्छिक प्रतिचयनकरण। यादृच्छिक प्रतिचयन। इस विधि को लॉटरी विधि के रूप में भी जाना जाता है। इस विधि के अंतर्गत व्यष्टिगत इकाइयों को जनसंख्या से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। उदाहरण के लिए, सरकार किसी विशेष इलाके के घरेलू बजट पर पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव निर्धारित करना चाहती है। इसके लिए 30 परिवारों का प्रतिनिधाई अर्थात यादृच्छिक प्रतिदर्श लिया और अध्ययन किया जाता है। उस क्षेत्र के सभी 300 परिवारों का नाम
कागज पर लिखा और मिश्रित किया जाता है। फिर एक एक करके साक्षात्कार लिए जाने वाले 30 नामों का चयन किया जाता है। यादृच्छिक प्रतिचयन में प्रत्येक व्यक्ति की चुने जाने की समान संभावना होती है। अयादृच्छिक प्रतिचयन। अयादृच्छिक प्रतिचयन ऐसी विधि है जिसमें जनसंख्या की सभी इकाइयों के लिए चयनित होने का समान अवसर नहीं होता है। जांचकर्ता के निर्णय, नियत मात्रा, उद्देश्य, सुविधा के आधार पर इन प्रतिदर्शों को चुना जाता है। उदाहरण के लिए, आपको 100 में से 10 व्यक्तियों का चयन करना पड़ सकता है। आप अपने निर्णय के आधार पर उन व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं जो आपको ज्ञात हैं या जो आपके इलाके में रहते हैं। प्रतिचयन त्रुटियां। प्रतिचयन त्रुटि का तात्पर्य जनसंख्या की विशेषता के प्रतिदर्श अनुमान और वास्तविक मूल्य के बीच अंतर से है। हम बड़ा समूह लेकर प्रतिचयन की त्रुटियां कम कर सकते हैं। अप्रतिचयन त्रुटियां और भारत की जनगणना और NSSO। अप्रतिचयन त्रुटियां। अप्रतिचयन त्रुटियों को संभालना अधिक कठिन है क्योंकि इन त्रुटियों को कम करना मुश्किल होता है। अप्रतिचयन त्रुटियों के उदाहरण हैं: अप्रतिचयन अभिनति। अप्रतिचयन अभिनति या पूर्वाग्रह तब होता है जब प्रतिचयन की योजना इस तरह से तैयार की जाती है कि लक्षित आबादी के सदस्यों को प्रतिदर्श में शामिल किया जाना संभव नहीं हो सकता है। अनुत्तर संबंधी त्रुटियां। अनुत्तर संबंधी त्रुटियां तब होती हैं जब साक्षात्कारकर्ता प्रतिदर्श में सूचीबद्ध किसी व्यक्ति से संपर्क करने में असमर्थ होता है या प्रतिदर्श का कोई व्यक्ति उत्तर देने से मना कर देता है। आंकड़ा संग्रह में त्रुटियां। गलत उत्तरों को दर्ज करने के कारण ये त्रुटियां होती हैं। भारत की जनगणना और NSSO। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ एजेंसियां जो आंकड़े जुटाती, संसाधित और सारणबद्ध करती हैं, वे हैं सेंसस ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात NSSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात CSO, भारत के महापंजीयक अर्थात RGEE, वाणिज्यिक सतर्कता एवं सांख्यिकी महानिदेशालय DGCIS, श्रम ब्यूरो आदि। NSSO क्या है? भारत सरकार ने सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर देशव्यापी सर्वेक्षण करने के लिए NSSO की स्थापना की थी। NSSO प्रतिवेदन और सर्वेक्षण नामक अपनी त्रैमासिक पत्रिका सर्वेक्षण के माध्यम से संग्रहित आंकड़े देता है। इन SSSO साक्षरता, स्कूल नामांकन, शैक्षिक सेवाओं के उपयोग, रोजगार, बेरोजगारी, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के उद्यमों, मातृत्व, बच्चों की देखभाल आदि का समय समय पर अनुमान प्रदान करता है। NSSO औद्योगिक गतिविधियों और विभिन्न वस्तुओं की खुदरा कीमतों का विवरण भी जुटाता है। भारत सरकार द्वारा नियोजन उद्देश्यों। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। चर वे मूल्य हैं जो बदलते रहते हैं। इन्हें X, Y या Z अक्षरों से निरूपित किया जाता है। आंकड़े इन चरों द्वारा धारित मूल्य हैं। ये वो साधन है जो जानकारी प्रदान करके समस्याओं को समझने में सहायता करता है।
सर्वेक्षण के माध्यम से शोधकर्ता द्वारा संग्रहित किए जाने वाले आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। किसी अन्य एजेंसी द्वारा संसाधित और संवीक्षित आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। सर्वेक्षण में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन प्रश्नावली है, जिसका शोधकर्ता द्वारा या उत्तरदाताओं द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। आंकड़े जुटाने के 3 तरीके हैं: व्यक्तिगत साक्षात्कार, डाक द्वारा अर्थात प्रश्नावली सर्वेक्षण, टेलीफोन साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का उपयोग तब किया जाता है जब जांचकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं का आमने सामने साक्षात्कार किया जाता है। टेलीफोन साक्षात्कार में जांचकर्ता फोन पर उत्तरदाता से प्रश्न पूछता है। प्रायोगिक सर्वेक्षण प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा के लिए एक छोटे समूह के लोगों के साथ एक तरह का प्रयोग है। जनगणना वो सर्वेक्षण है जिसमें जनसंख्या का हर पहलू शामिल होता है। इसे पूर्ण परिगणना की विधि के रूप में भी जाना जाता है। सांख्यिकी में जनसंख्या का अर्थ अध्ययनाधीन मदों की समग्रता है। व्यष्टियों या मदों में सर्वेक्षण के लिए आवश्यक विशेषताओं का निश्चित समूह होता है। प्रतिदर्श जनसंख्या के उस समूह या विशेष वर्ग को संदर्भित करता है जिनसे जानकारी जुटाई जानी होती है। यादृच्छिक प्रतिचयन विधि को लॉटरी विधि के रूप में भी जाना जाता है। इस विधि के अंतर्गत व्यष्टिगत इकाइयों को जनसंख्या से यादृच्छिक आधार पर चुना जाता है।